सुनिए एक अनोखी कहानी। यूट्यूबर मौसीकी कहानियों में आपका स्वागत है। चलिए आज से शुरू करते हैं एक नई कहानी, द एल्केमिस्ट। जी हाँ, अगर आप कहानियाँ सुनने के और पढ़ने के शौकीन हैं तो आपने इस पुस्तक द एल्केमिस्ट का नाम सुना ही होगा। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई ये पुस्तक बहुत ज़्यादा बिकी है और अभी भी बेस्ट सेलर बनी हुई है। हालांकि ये किताब अंग्रेजी में है। मैंने खुद इसे अंग्रेजी में ही पढ़ा था, लेकिन अब ये मुझे हिंदी में भी मिल गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये कहानी पढ़कर सुनाऊं। जिन लोगों ने इसे अंग्रेजी में नहीं पढ़ा है और इसका नाम सुनकर उन्हें हमेशा ये उत्सुकता बनी रहती थी कि इसकी क्या कहानी है, वो इस कहानी को सुनकर बहुत अच्छे से जान पाएंगे। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम सेंटियागो था और वो एक एंडोनेशियाई गडरिया था। वो मिस्र के पिरामिडों में दफन एक खजाने की खोज में अपनी मातृभूमि स्पेन से मिस्र के रेगिस्तान तक का सफ़र तय करता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक जिप्सी महिला से, खुद को राजा कहने वाले एक व्यक्ति से और एक कीमियागर से होती है। ये सभी सेंटियागो को उसकी खोज की दिशा में जाने का संकेत करते हैं। कोई नहीं जानता कि वो खजाना क्या है और सेंटियागो रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार कर पाएगा या नहीं। लेकिन सांसारिक वस्तुओं की खोज के तौर पर शुरू हुई ये यात्रा अंत में अपने ही भीतर छिपे खजाने की खोज की यात्रा साबित होती है। इस पुस्तक के संबंध में द टाइम्स नामक पत्रिका ने लिखा था, पाउलो कोएल्हो की पुस्तकों से प्रभावित होकर लाखों लोग अपने जीवन को निखारने के लिए प्रेरित हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस पुस्तक के लेखक के बारे में। रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में 1947 में जन्मे पाउलो कोएल्हो ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर पुस्तकों का लेखन किया है। 84 भाषाओं में अनुवादित उनकी पुस्तकों की 170 से ज़्यादा देशों में 32 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। और अब बात करते हैं द एल्केमिस्ट के बारे में, या फिर जिसे हम उर्दू अथवा हिंदी में कीमियागर कहते हैं, यानी कि जो रसायनों से, जो केमिकल से संबंधित काम करते थे। पहले ज़माने में एल्केमिस्ट या कीमियागर वो लोग होते थे जो विभिन्न पदार्थों से सोना बनाने की कोशिश करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी, द एल्केमिस्ट। हम अपनी कहानी के दौरान इस लड़के को एल्केमिस्ट ही कहेंगे। एल्केमिस्ट ने एक पुस्तक उठाई जो कारवां के किसी व्यक्ति ने खरीदी थी। उसके पन्ने पलटते हुए उसे उसमें नार्सिसस के बारे में एक किस्सा मिला। कीमियागर यानी एल्केमिस्ट को नार्सिसस की किंवदंती के बारे में मालूम था। वो अपनी ही सुंदरता को गौर से देखने के लिए रोज एक सरोवर के तट पर झुककर उसमें झांका करता था। वो अपने आप से इस कदर मोहित हुआ कि एक सुबह वो उस सरोवर में जा गिरा और डूब गया। जिस जगह पर वो गिरा था वहाँ पर एक फूल पैदा हुआ जिसे नार्सिसस कहा जाता था। लेकिन लेखक ने अपना किस्सा इस तरह समाप्त नहीं किया था। उसका कहना था कि जब नार्सिसस मर गया तो वन देवियां वहां प्रकट हुईं और उन्होंने पाया कि वो सरोवर जो हमेशा मीठे पानी से भरा रहता था, खारे आंसुओं के सरोवर में बदल चुका था। तुम क्यों रोते हो?
देवियों ने पूछा। मैं नार्सिसस के लिए रोता हूँ, सरोवर ने जवाब दिया। आह, यह आश्चर्य की बात नहीं कि तुम नार्सिसस के लिए रोते हो, उन्होंने कहा, क्योंकि हम जंगल में हमेशा उसका पीछा करते रहते थे, लेकिन तुम अकेले थे जो उसकी सुंदरता को इतने करीब से निहार सके। लेकिन क्या नार्सिसस सुंदर था? सरोवर ने पूछा। ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है? देवियों ने विस्मित होकर कहा। आखिरकार ये तुम्हारे ही तो तट थे जहाँ वो हर रोज झुककर खुद को निहारा करता था। सरोवर कुछ देर खामोश रहा। अंत में उसने कहा, मैं नार्सिसस के लिए रोता जरूर हूँ, लेकिन मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था कि नार्सिसस सुंदर था। मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि जब भी वो मेरे तटों पर झुकता था तो उसकी आंखों की गहराई में खुद मेरी सुंदरता प्रतिबिंबित होती थी। क्या ही खूबसूरत किस्सा है, एल्केमिस्ट ने सोचा। लड़के का नाम सेंटियागो था। जब वो अपनी भेड़ों के झुंड के साथ उस वीरान गिरजाघर में पहुंचा, तब शाम ढल रही थी। गिरजाघर की छत बहुत पहले कभी गिर चुकी थी और जिस स्थान पर कभी प्रार्थना सामग्री का कक्ष हुआ करता था, वहां अब चिनार का एक विशाल दरख्त उगाया था। उसने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। उसने टूटे दरवाजे से सारी भेड़ों को अंदर किया और उसके बाद वहां लकड़ी के कुछ लट्ठों से एक बाड़ तैयार कर दी, ताकि रात में भेड़ें बाहर निकलकर यहाँ वहाँ ना भटकने पाएं। वैसे उस इलाके में भेड़िए तो नहीं थे, लेकिन एक बार रात में एक भेड़ बाहर कहीं जा भटकी थी और लड़के को अगला पूरा दिन उसको तलाशते हुए बर्बाद करना पड़ा था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को बुहारा और जो पुस्तक उसने अभी अभी पढ़कर समाप्त की थी उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर लेट गया। उसने मन ही मन कहा कि अब से मुझे मोटी पुस्तकें पढ़नी होंगी। वे लंबे समय तक चलती हैं और उनके तकिए भी ज़्यादा आरामदेह होते हैं। अभी अंधेरा ही था जब उसकी नींद खुली और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे टूटी हुई छत के पार तारे दिखाई दिए। मुझे कुछ देर और सोते रहना चाहिए था, उसने सोचा। उसने रात में वही सपना एक बार फिर देखा था जो एक हफ्ते पहले देखा था, और एक बार फिर वही हुआ था कि सपना पूरा होने के पहले ही उसकी नींद खुल गई थी। वो उठा और अपनी लाठी लेकर उन भेड़ों को जगाने लगा जो अभी भी सोई हुई थी। उसने देखा कि उसके जागते ही उसके ज्यादातर जानवर भी हिलने डुलने लगे थे, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के जीवन से बांध रखा था जिनके साथ वो पिछले 2 वर्ष गुजार चुका था और भोजन पानी की तलाश में उनको इस गांव से उस गांव तक ले जाता रहता था। उनको मेरी इस कदर आदत पड़ चुकी है कि अब वे समझने लगी हैं कि मैं कब क्या करता हूँ, वो बुदबुदाया। इस बारे में कुछ पल सोचने के बाद उसे लगा कि बात इसके उलट भी हो सकती है। वो खुद ही उनकी दिनचर्या का आदी हो गया हो। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी भी थीं जिन्होंने जागने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया। उसने एक एक करके उनको अपनी लाठी से कोंचते हुए उनका नाम लेकर पुकारा। उसका हमेशा से ये विश्वास रहा था कि वो जो कुछ भी कहता है भेड़ें उसे समझ लेती हैं। इसीलिए ऐसे वक्त भी आते रहे थे जब किसी पुस्तक को पढ़ते हुए उसे उसके जो हिस्से बहुत प्रभावित करते थे वे हिस्से वो भेड़ों को पढ़कर सुनाया करता था, या ऐसे वक्त जब वो उनको चारागाहों में जीवन गुजारते गडरियों के अकेलेपन या खुशियों के बारे में बताता था। कभी कभी वो उनके सामने उन चीज़ों पर टिप्पणियां भी किया करता था जो उसने उन गांव में देखी होती थी जहां से वे गुजरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो उनसे सिर्फ एक ही बात करता रहा था, एक लड़की के बारे में जो उस गांव के एक दुकानदार की बेटी थी जहां वे 4 दिन बाद पहुंचने वाले थे। उस गांव में वो एक ही बार गया था, पिछले साल। वो दुकानदार कपड़ों की एक दुकान का मालिक था और वो हमेशा कहा करता था कि भेड़ों का ऊन उसी के सामने काटा जाए ताकि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो।
उसके एक दोस्त ने उसे उस दुकान के बारे में बताया था और वो भेड़ों को लेकर वहां गया था। मैं कुछ ऊन बेचना चाहता हूँ, लड़के ने दुकानदार से कहा। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, इसलिए दुकानदार ने गड़रिये से दोपहर बाद तक इंतजार करने को कहा। लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने अपने थैले में से एक पुस्तक निकाल ली। मैं नहीं जानती थी कि गड़रिये पढ़ना भी जानते हैं। उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। वो लड़की एंडालूसिया इलाके की खास पहचान लिए हुए थी। लहराते हुए काले बाल और मूर विजेताओं की फीकी सी याद दिलाती आंखें। हाँ, वैसे मैं पुस्तकों से ज़्यादा अपनी भेड़ों से सीखता हूँ, उसने जवाब दिया। उनके बीच 2 घंटे तक बातचीत होती रही, जिस दौरान लड़की ने बताया कि वो उस दुकानदार की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में बताया कि वहाँ हर दिन एक जैसा होता है। गड़रिये ने उसे एंडलूसिया के देहातों के बारे में बताया और उन कस्बों की खबरें सुनाई जहाँ रुकता हुआ वो आया था। वो अभी तक भेड़ों से बतियाता आया था, इसीलिए ये वार्तालाप एक सुखद बदलाव था। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? बातचीत के दौरान लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, उसने कहा, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो तुम फिर निरे गडरिये क्यों हो? जवाब में लड़का कुछ यूं बुदबुदाया जिससे वो उसके सवाल का जवाब टाल सकता। वो अच्छी तरह से जानता था कि लड़की उसकी बात कभी नहीं समझ पाएगी। उसने अपनी यात्राओं के किस्से जारी रखे और लड़की खौफ और अचरज से अपनी मूरी आंखें फाड़े उसकी बातें सुनती रही। जैसे जैसे समय बीता गया, लड़के ने पाया कि वो कामना कर रहा था कि काश वो दिन कभी न बीते। लड़की का बाप उसी तरह व्यस्त बना रहे और उससे 3 दिन तक इंतज़ार कराता रहे। उसने पाया कि वो कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पर टिक कर रहने की आकांक्षा। उसे लगा कि काले बालों वाली उस लड़की के साथ उसके दिन कभी पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। लेकिन आखिरकार वो दुकानदार प्रकट हुआ और उसने लड़के से 4 भेड़ों का ऊन काटने को कहा। उसने ऊन की कीमत चुकाई और लड़के से अगले बरस फिर से आने को कहा। और अब सिर्फ 4 दिन बाकी थे जब वो एक बार फिर उसी गांव में पहुंचने वाला था। वो उत्तेजना से भरा हुआ था और उसी के साथ साथ असहज भी महसूस कर रहा था। क्या जाने वो लड़की उसे भूल ही चुकी हो। इस बीच ना जाने कितने गडरिये आए होंगे और अपना ऊन बेच गए होंगे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी भेड़ों से कहा। मैं दूसरी जगहों की कई दूसरी लड़कियों को जानता हूँ, लेकिन उसका दिल जानता था कि इससे फर्क पड़ता है। और वो जानता था कि समुद्री मल्लाहों और घुमंतू विक्रेताओं की ही तरह गडरियों को भी कभी कभी कोई ऐसा कस्बा मिल ही जाता है जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे मिलकर वे निश्चिंत खाना बदोशी के जीवन के आनंद को भूल जाते हैं। आसमान से सूरज झांकने लगा था और गडरिये ने अपनी भेड़ों से सूरज की दिशा में चलने को कहा। इनको कभी कोई फैसला लेना नहीं पड़ता, उसने सोचा। शायद यही वजह है कि वे हमेशा उसके करीब बनी रहती हैं। भेड़ों को तो सिर्फ भोजन और पानी से ही सरोकार था। जब तक लड़का एंडेलूसिया में सबसे अच्छे चारागाह खोजने के काबिल बना रहेगा, वे उसकी दोस्त बनी रहेंगी। हाँ, उनके सब दिन समान होते थे, दिन उगने से लेकर दिन डूबने तक, वही अंतहीन जैसा लगता समय। और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। और जब लड़का उनको शहरों के दर्शनीय स्थलों के बारे में कुछ बताता था तो उनकी कुछ भी समझ में नहीं आता था। वे तो भोजन और पानी मात्र से संतुष्ट थीं और बदले में वे उदारतापूर्वक अपना ऊन, अपना साथ और कभी कभार अपना गोश्त दे दिया करती थीं। लड़के ने सोचा, अगर मैं आज एक दैत्य बन जाता और उन्हें एक एक कर मार डालने का फैसला कर लेता तो उनको तभी इस बात का एहसास होता जब ज़्यादातर रेवड़ को काट डाला गया होता। वे मुझ पर भरोसा करती हैं और वे भूल चुकी हैं कि उनको किस तरह अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका भरण पोषण करता हूँ।
लड़के को अपने इन ख्यालों पर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हो सकता है कि उस गिरजाघर और उसके अंदर उगे चिनार पर कोई भूत सवार हो। उसी की वजह से उसको वह सपना दोबारा दिखा हो और उसी की वजह से उसे अपने इन वफादार साथियों पर गुस्सा आ रहा हो। उसने वो थोड़ी सी वाइन पी जो पिछली रात के भोजन के बाद बची रह गई थी और फिर अपनी जैकेट को अपने शरीर के और करीब खींच लिया। वो जानता था कि अब से कुछ ही घंटे बाद जब सूरज सिर पर आ चुका होगा तब गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि उसे अपने रेवड़ को मैदानों से हाँक कर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। वो गर्मियों के दिन का वो वक्त होता था जब सारा का सारा स्पेन सो जाता था। गर्मी रात होने तक बनी रहती थी और उसे पूरे समय अपनी जैकेट को ढोना पड़ता था। लेकिन जब उसके मन में उसके बोझ को लेकर शिकायत का भाव पैदा हुआ तो उसने याद किया कि ये जैकेट ही थी जिसकी वजह से वो भोर की ठंड का सामना कर पाता था। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है, उसने सोचा और उसके मन में जैकेट के वजन और गर्माहट के प्रति कृतज्ञता उमड़ आई। जैकेट का अपना एक उद्देश्य था और लड़के का भी अपना एक उद्देश्य था। उसके जीवन का उद्देश्य यात्रा करना था और एंडालुसिया के इलाकों में 2 साल तक सफ़र करने के बाद वो उस इलाके के सारे शहरों से वाकिफ हो चुका था। उसकी योजना थी कि इस यात्रा के दौरान वो उस लड़की को समझाएगा कि किस तरह एक साधारण गडरिया जानता है कि पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है। वो उसे बताएगा कि उसने 16 साल की उम्र तक पाठशाला में पढ़ाई की थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो पादरी बनता और इस तरह एक साधारण किसान परिवार के गौरव का स्रोत बनता। वे महज भोजन और पानी जुटाने की खातिर कड़ी मेहनत करते थे जैसे ये भेड़ें करती हैं। उसने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी, लेकिन बचपन से ही उसकी ख्वाहिश दुनिया को जानने की रही थी और ये ईश्वर के बारे में जानने तथा आदमी के पापों को समझने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एक दोपहर जब वो अपने परिवार से मिलने पहुंचा तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा कि वो पादरी नहीं बनना चाहता, वो यात्रा करना चाहता है। बेटा, तमाम दुनिया के लोग इस गांव से होकर गुजरे हैं, उसके पिता ने कहा। वे नई चीज़ों की खोज में आते हैं, लेकिन जब वे यहाँ से जा रहे होते हैं तो वैसे के वैसे बने रहते हैं जैसे पहले थे। वे किले को देखने पहाड़ पर चढ़ते हैं और वे अंत में यही सोचते हैं कि गुजरा जमाना आज के ज़माने से बेहतर था। भले ही उनके बाल भूरे हों या चमड़ी काली हो, लेकिन वे बुनियादी तौर पर होते वैसे ही हैं जैसे यहाँ के लोग हैं। लेकिन मैं कस्बों में जाकर वहाँ के वे किले देखना चाहता हूँ जिनमें लोग रहते हैं, लड़के ने समझाया। वे लोग जब हमारे गांव देखते हैं तो कहते हैं कि वे यहाँ हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं। उसके पिता ने अपनी बात जारी रखी। ठीक है, मैं भी उनके मुल्क जाकर देखूंगा और देखूंगा कि वे किस तरह रहते हैं, बेटे ने कहा। जो लोग यहाँ आते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, इसीलिए वे यात्रा कर पाते हैं, उसके पिता ने कहा। हमारे बीच तो सिर्फ वही लोग यात्राएं करते हैं जो गडरिये होते हैं। तो ठीक है, मैं गडरिया ही बनूंगा, उसके पिता ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने बेटे के लिए एक बटुआ दिया जिसमें सोने के 3 प्राचीन स्पेनिश सिक्के थे। ये सिक्के मुझे एक दिन खेत में मिले थे। मैं चाहता था कि ये तुम्हें विरासत में मिलते, लेकिन अब तुम इनसे अपनी भेड़ें खरीदना। जाओ चारागाहों में, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे गांव से अच्छी कोई दूसरी जगह नहीं है और हमारे यहाँ की स्त्रियों से सुंदर कोई दूसरी स्त्रियाँ नहीं हैं। और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़का स्वयं अपने पिता की आंखों में दुनिया का भ्रमण करने में सक्षम होने की आकांक्षा देख सकता था, एक ऐसी आकांक्षा जो अभी भी जीवित थी, बावजूद इसके कि उसके पिता पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और हर रात एक ही छप्पर तले सोने के बोझ तले वर्षों पहले उस आकांक्षा को दफना चुके थे। क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी और अचानक सूरज प्रकट हुआ। लड़के ने अपने पिता से हुई उस बातचीत के बारे में सोचा और खुश हुआ। इस बीच वो बहुत से किले देख चुका था और बहुत सी स्त्रियों से मिल चुका था, लेकिन उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकती थी जो उसके बाद से कई दिनों तक उसकी राह देखती रही थी। उसके पास एक जैकेट थी, एक पुस्तक थी जिसके बदले में
वो दूसरी पुस्तक खरीद सकता था और भेड़ों का एक झुंड था। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि वो हर दिन अपने सपने को जी पा रहा था। अगर वो एंडालुसिया के चारागाहों से तंग आ जाता तो अपनी भेड़ों को बेचकर समुद्र पर जा सकता था। जब वह समुद्रों से ऊब जाएगा तो तब तक वो बहुत से दूसरे नगरों, बहुत सी स्त्रियों और सुखी हो जाने के बहुत से अवसरों से वाकिफ हो चुका होगा। मैं पाठशाला में ईश्वर को नहीं पा सका, उसने उगते सूरज की ओर देखते हुए सोचा। जब भी मुमकिन होता वो सफ़र के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ लेता था। वो उस वीरान गिरजाघर में कभी नहीं गया था, बावजूद इसके कि वो उन हिस्सों से कई बार गुजर चुका था। दुनिया बहुत विशाल और अनंत थी। उसको अपनी भेड़ों को उस रास्ते पर थोड़ी देर चलने देने भर की ज़रूरत थी और वो दूसरी दिलचस्प चीज़ों का पता लगा सकता था। समस्या ये थी कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे हर दिन एक नए रास्ते पर चल रही होती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जिन चारागाहों में वे होती हैं वे नए होते हैं और मौसम बदलते रहते हैं। वे तो सिर्फ भोजन और पानी के बारे में ही सोच पाती हैं। हो सकता है हम सभी ऐसे ही हों, लड़के ने सोचा। मुझे ही लो, जब से मैं उस दुकानदार की बेटी से मिला हूँ मैंने किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचा ही नहीं। सूरज की ओर देखते हुए उसने हिसाब लगाया कि वो दोपहर के पहले टैरिफा पहुँच जाएगा। वहाँ वो इस पुस्तक के बदले थोड़ी मोटी पुस्तक ले सकता है, फाइन की अपनी बोतल भरा सकता है, दाढ़ी बना सकता है, बाल कटवा सकता है। उसे उस लड़की से मुलाकात की तैयारी करनी जरूरी थी और वो इस संभावना के बारे में नहीं सोचना चाहता था कि कोई दूसरा गड़रिया भेड़ों का उससे बड़ा झुंड लेकर वहां पहले ही पहुंच चुका हो और लड़की का हाथ मांग चुका हो। किसी सपने के साकार होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। उसने सूरज की स्थिति पर एक बार फिर नजर डालते हुए सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। उसे सहसा याद आया कि टैरिफा में एक बुढ़िया है जो सपनों को पढ़ना जानती है। वो बुढ़िया लड़के को घर के पिछवाड़े एक कमरे में ले गई। उस कमरे और उसके बैठक कक्ष के बीच रंग बिरंगे मनकों का एक पर्दा डला हुआ था। कमरे में एक मेज, यीशु के पवित्र हृदय की एक तस्वीर और दो कुर्सियां थीं। वो स्त्री बैठ गई और उसने लड़के से भी बैठ जाने को कहा। फिर उसने लड़के की दोनों हथेलियां अपने हाथों में थाम ली और धीमे स्वर में प्रार्थना करने लगी। वो किसी जिप्सी प्रार्थना की तरह लगती थी। लड़के को जिप्सियों का अनुभव था जो उसे रास्तों में मिलते रहते थे। वे भी यात्रा किया करते थे, लेकिन उनके साथ भेड़ें नहीं होती थीं। लोगों का कहना था कि जिप्सी दूसरों को ठगकर अपना जीवन गुजारते हैं। ये भी कहा जाता था कि उनका शैतान के साथ समझौता था और वे बच्चों का अपहरण कर उनको अपने रहस्यमय डेरों पर ले जाते थे और उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे। लड़का बचपन में इस आशंका से बेहद डरा रहता था कि कहीं उसको जिप्सी न पकड़ ले जाएं, और इसलिए जब उस औरत ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए तो उसका बचपन का वो डर वापस लौट आया। लेकिन फिर लड़के ने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा कि उस औरत ने वहां ईसा के पवित्र हृदय की तस्वीर लगा रखी है। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथ कांपने लगे और औरत को लगे कि वो डर रहा है। बहुत ही दिलचस्प, औरत ने लड़के की हथेलियों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए कहा और फिर वो खामोश हो गई। लड़का अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे और औरत ने इसे महसूस किया। लड़के ने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। मैं यहाँ आपसे अपनी हाथ की रेखाएं पढ़वाने नहीं आया था, उसने कहा। उसे वहाँ आने पर पछतावा हो रहा था। पल भर को उसके मन में आया कि वो उसकी फीस अदा करे और वहाँ से चलता बने। उसे ये भी लगा कि वो बार बार आने वाले अपने उस सपने को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहा है। तुम यहाँ इसलिए आए थे ताकि अपने सपने के बारे में जान सकते, बुढ़िया ने कहा। और सपने ईश्वर की जबान होते हैं। जब वो हमारी जबान में बात करता है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसने हमसे क्या कहा है, लेकिन अगर वो आत्मा की जबान में बात करता है तो फिर सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो। बहरहाल जो भी हो, मैं तुमसे इस सलाह के लिए फीस तो लूँगी ही।
लड़के ने सोचा ये भी इसकी एक और चाल है, लेकिन फिर उसने जोखिम उठाने का मन बना लिया। आखिर एक गड़रिये को भेड़ों और भूख से निपटने के लिए जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं, और यही चीज़ उसके जीवन को रोमांचक बनाए रखती है। मुझे एक ही सपना 2 बार आया है, उसने कहा। सपने में मैंने देखा कि मैं अपनी भेड़ों के साथ एक चारागाह में हूँ। तभी एक बच्ची आई और वो भेड़ों के साथ खेलने लगी। मुझे ये पसंद नहीं है कि लोग ऐसा करें, क्योंकि भेड़ें अजनबियों के साथ डर जाती हैं, लेकिन लगता है कि बच्चे उनको डराए बिना उनके साथ खेल सकते हैं। मैं इसकी वजह नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि भेड़ों को इंसान की उम्र के बारे में कैसे पता चल जाता है। मुझे अपने सपने के बारे में और बताओ, औरत ने कहा। मुझे अपना खाना पकाना है और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती। वो बच्ची मेरे भेड़ों के साथ कुछ देर खेलती रही, लड़के ने कुछ अनमने भाव से कहा, और फिर उस बच्ची ने अचानक मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र के पिरामिडों पर ले गई। वो पल भर को रुका ये जानने के लिए कि क्या वो औरत जानती है कि मिस्र के पिरामिड क्या हैं, लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। फिर मिस्र के पिरामिडों पर यह शब्द उसने बहुत धीरे धीरे बोले, ताकि औरत उनको समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। और जिस वक्त वह मुझे ठीक ठाक वो जगह दिखाने वाली थी जहाँ वो खजाना छिपा हुआ था, तभी मेरी नींद खुल गई 2 बार। औरत कुछ देर खामोश रही, फिर उसने 2 बार उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए और उनको गौर से देखने लगी। अब मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगी, उसने कहा, लेकिन अगर तुम्हें वो खजाना मिल गया तो मैं उसका 10वां हिस्सा लूंगी। लड़का खुश होकर हंस पड़ा। वो इसलिए खुश था कि छिपे हुए खजाने के उस सपने की वजह से वो अपना वो थोड़ा सा पैसा बचा पा रहा था जो उसके पास था। ठीक है, इस सपने के बारे में समझाओ, उसने कहा। सबसे पहले कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके बदले में तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। गड़रिये ने कसम खाई। बुढ़िया ने उसे ईसा के पवित्र हृदय की ओर देखते हुए फिर से कसम खाने को कहा। यह सपना संसार की भाषा में है, उसने कहा। मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन ये व्याख्या बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो तुम्हें मिलने वाला है उसके एक हिस्से पर मेरा हक बनता है। और ये रही मेरी व्याख्या। तुम्हें मिस्र के पिरामिडों पर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं है, लेकिन अगर वे तुम्हें किसी बच्ची ने दिखाए थे तो इसका मतलब है कि उनका वजूद है। वहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर बना देगा। पहले तो लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर चिढ़ भी हुई। ये जानने के लिए तो उसे बुढ़िया की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि इसके लिए उसे कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी, उसने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सपना मुश्किल किस्म का है। बहुत सरल दिखने वाली चीज़ें ही ज़िंदगी की सबसे असाधारण चीज़ें होती हैं। सिर्फ अक्लमंद लोग ही उनको समझ सकते हैं, और चूंकि मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसीलिए मुझे हाथ की रेखाएं पढ़ने जैसी दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी हैं। ठीक है, ये बताओ कि मैं मिस्र पहुँचूँगा कैसे? मैं तो सिर्फ सपनों की व्याख्या करती हूँ, मैं उनको वास्तविकता में बदलना नहीं जानती। इसलिए मुझे अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर मैं कभी मिस्र पहुंच ही ना पाया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये पहली बार नहीं होगा। और फिर औरत ने लड़के से कहा, अब तुम जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। लड़का बहुत निराश था। उसने फैसला कर लिया कि वो आगे से कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। उसने बाजार जाकर कुछ खाया, अपनी पुस्तक के बदले उससे कुछ मोटी सी एक पुस्तक हासिल की, और जो नई वाइन उसने खरीदी थी उसे चखने के लिए वो चौक की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। दिन गर्म था और वाइन पीकर उसे ताजगी मिली। उसकी भेड़ें नगर के द्वार पर उसके एक दोस्त के तबेले में थी। लड़का इस नगर के बहुत से लोगों से
परिचित था। इसी वजह से उसे यात्रा आकर्षित करती थी। वो हमेशा नए दोस्त बना लेता था और उनके साथ उसे अपना सारा समय भी नहीं गुजारना पड़ता था। जब किसी को उन्हीं उन्हीं लोगों को रोज़ रोज़ देखना पड़ता है, जैसा कि उसके साथ पाठशाला में हुआ करता था, तो वे लोग अंततः उस व्यक्ति की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वे उस व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा दूसरे लोग उसे देखना चाहते हैं, तो वे लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं। लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट रूप से ये धारणा बैठी होती है कि दूसरे लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, लेकिन खुद उसे कैसा जीवन जीना चाहिए ये बात वो नहीं जानता। उसने फैसला किया कि वो तब तक इंतज़ार करेगा जब तक कि सूरज और थोड़ा ढल नहीं जाता। इसके बाद ही वो अपने रेवड़ को लेकर मैदानों को पार करेगा। अब से 3 दिन बाद वो उस दुकानदार की बेटी के साथ होगा। वो पुस्तक पढ़ने लगा जो उसने खरीदी थी। पहले ही पन्ने पर उसमें एक अंतिम संस्कार का वर्णन किया गया था और जो लोग उस अंतिम संस्कार में शामिल थे उनके नामों का उच्चारण करना मुश्किल था। उसने सोचा, अगर वो कभी कोई पुस्तक लिखेगा तो वो एक वक्त में एक ही व्यक्ति का वर्णन करेगा, ताकि पाठकों को ढेर सारे लोगों के नाम याद ना रखना पड़े। और जब वो अंततः उस चीज़ पर ध्यान एकाग्र कर सका जो वो पढ़ रहा था, तो उसे पुस्तक ज़्यादा बेहतर लगने लगी। उस दिन बर्फ़ गिर रही थी जब शव को दफनाने का वो संस्कार किया जा रहा था और इससे उसे सर्दी का जो एहसास हुआ वो उसको अच्छा लगा। वो अभी पढ़ ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसकी बगल में बैठ गया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। वे लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने चौक में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। काम कर रहे हैं, लड़के ने बूढ़े को ये एहसास दिलाने की गरज से कि वो अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहता है, रूखे ढंग से जवाब दिया। दरअसल वो दुकानदार की बेटी के सामने अपनी भेड़ों का ऊन काटने के बारे में सोच रहा था, ताकि लड़की देख सके कि वो मुश्किल काम कर सकता है। इस दृश्य की कल्पना वो पहले भी कई बार कर चुका था। उस दृश्य में वो हर बार जब भी लड़की को समझाता था कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर काटना होता है, तो लड़की मंत्र मुग्ध होकर उसे देखने लगती थी। उसने कुछ अच्छे किस्से भी याद करने की कोशिश की ताकि वह उन्हें ऊन काटते समय लड़की को सुना सके। इनमें से ज़्यादातर किस्से उसने पुस्तकों में पढ़े थे, लेकिन उसने सोचा कि वो उनको इस तरह पेश करेगा जैसे वे उसके निजी अनुभव हों। वो इस फ़र्क को कभी नहीं समझ पाएगी क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। इस बीच वह बूढ़ा उसको बातचीत में लगाने की कोशिशें करता रहा। उसने लड़के से कहा कि वो थका हुआ है और प्यासा है, और फिर उसने लड़के की वाइन से एक चुस्की लेने की इच्छा जाहिर की। लड़के ने इस उम्मीद से अपनी बोतल बूढ़े के आगे कर दी कि इससे बूढ़ा उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन बूढ़ा बात करना चाहता था और उसने लड़के से उस पुस्तक के बारे में पूछा जो वो पढ़ रहा था। लड़के का मन कर रहा था कि वो रुखाई बरतते हुए किसी दूसरी बेंच पर चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने पिता की ये सीख याद आई कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए उसने वो पुस्तक बूढ़े को पकड़ा दी, 2 वजहों से। पहली ये कि वो खुद नहीं जानता था कि पुस्तक के शीर्षक का उच्चारण कैसे करे, और दूसरी यह कि अगर बूढ़े को पढ़ना नहीं आता होगा तो वो खुद ही शायद शर्मिंदा होकर किसी दूसरी बेंच पर चला जाएगा। बूढ़े ने पुस्तक को हर तरफ से देखते हुए कहा, मानो वो कोई अजीबोगरीब चीज़ हो। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन इसे पढ़कर वाकई खीज होती है। लड़के को झटका लगा। मतलब ये कि बूढ़ा न केवल पढ़ना जानता था, बल्कि उस पुस्तक को भी वो पढ़ चुका था। और अगर पुस्तक खींच पैदा करने वाली थी, जैसा कि बूढ़े का कहना था, तो लड़के के पास अभी भी मौका था कि वह उसकी जगह कोई दूसरी पुस्तक ले आता। ये ऐसी पुस्तक है जो वही बात कहती है जिसे दुनिया की लगभग सभी पुस्तकें कहती हैं, बूढ़े ने कहा। ये पुस्तक बताती है कि लोग अपनी नियति का चयन खुद नहीं कर पाते, और पुस्तक अंततः ये कहती है कि हर कोई दुनिया के सबसे बड़े झूठ में विश्वास करता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने अचरज से भरकर पूछा।
वो ये है, अपने जीवन के एक खास मकाम पर हमारा उस चीज़ पर कोई वश नहीं रह जाता जो हमारे साथ हो रहा होता है और हमारी जिंदगियां नियति द्वारा नियंत्रित होने लगती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। मेरे परिवार के लोग मुझे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने गडरिया बनने का फैसला किया। ज़्यादा अच्छा है, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें वाकई सफ़र करना अच्छा लगता है। तो चलिए, आज इस लड़के सैंटियागो को इसी बूढ़े के पास छोड़ देते हैं और अगले भाग में जानेंगे कि वो बूढ़ा उस लड़के को और क्या क्या बताता है और लड़का उस लड़की से मिल पाता है या नहीं। कहीं लड़की की शादी किसी दूसरे गड़रिये के साथ तो नहीं हो गई। ये सब अगले भाग में जानेंगे। आप सुनते रहिएगा ये खूबसूरत सी कहानी, एल्केमिस्ट। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में।